मुझे रोज़ रात को सोने से पहले कॉफ़ी पीने की आदत थी, लेकिन एक दिन मैं बिना कॉफ़ी पिए ही सो गई। उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरे कपड़े उतार रहा है और उसके बाद वह मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करता है। फिर जो मेरे साथ हुआ उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा नाम अनीता है। मैं अपने घर में अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरा एक छोटा भाई है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। वह मुझे पहली मुलाकात से ही बहुत अच्छा लगा। हम दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैंने अपनी बीएड की डिग्री पूरी की और एक स्कूल में पढ़ाने लगी। अब मेरे घर में मेरी शादी की चर्चा शुरू हो गई और मेरे लिए कई सारे अच्छे घरों के रिश्ते देखे जाने लगे। मुझे डर लगने लगा कि कहीं अगर पापा को कोई लड़का पसंद आ गया तो वह मेरी जल्द से जल्द उससे शादी कर देंगे। और इससे पहले कि ऐसा हो मैं आकाश के बारे में पापा को सब कुछ बता दूंगी। एक शाम जब पापा चाय पी रहे थे और वह मुझे बहुत अच्छे मूड में लगे तो मैंने सोचा कि यही वह मौका है जब मैं अपने और आकाश के बारे में पापा से बात करूं। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया कि मैं आकाश से प्यार करती हूँ और उसके घर में कौन कौन है और वह कैसा लड़का है। सबसे अच्छी बात यह थी कि आकाश एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। हर माता पिता को अपनी बेटी के लिए एक अच्छा जीवन साथी होने के साथ साथ एक अच्छा कमाने वाला लड़का भी चाहिए होता है और वह सारी खूबियाँ आकाश में थीं। मेरे पिता एक खुले विचारों वाले इंसान थे और वह मुझसे बेहद प्यार करते थे, इसलिए पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। जल्द ही पापा आकाश के घर जाकर उसका घर देख आए और आकाश के घर वालों ने भी मुझे देखकर इस शादी के लिए तुरंत ही हामी भर दी। इधर हम दोनों का रिश्ता तय हुआ और कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से हमारी शादी करवा दी गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। जब आकाश छोटा था तभी मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था। मेरी सासू माँ ने ही आकाश और उसके छोटे भाई विकास की परवरिश की थी। अब मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास, आकाश, विकास और मैं 4 लोग ही रहते थे। मेरे देवर की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और वह अब एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहा था। मैं इतने अच्छे परिवार में आकर बहुत खुश थी। आकाश भी मुझ पर अपनी जान छिड़कता था। अक्सर मेरे पास पापा का कॉल आता था। वह मुझे बस यही उल्हाना देते कि तुम तो ससुराल में जाकर हम लोगों को बिल्कुल भूल ही गई हो। अब तो तुम्हारा हमसे मिलने का भी मन नहीं करता है। उनकी इन्हीं बातों से मैंने एक दिन तय किया कि मैं माँ पापा से मिलने जाऊंगी। मैंने आकाश से कहा कि मुझे अपने माँ बाप से मिलने जाना है। यह सुनकर आकाश ने तुरंत हाँ बोल दिया और कहने लगे कि मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ जाऊंगा और आते समय तुम्हें वापस ले आऊंगा। अगले दिन अच्छे से तैयार होकर हम दोनों सुबह ही निकल गए। आकाश ने पापा के घर चाय नाश्ता किया और फिर वह ऑफिस के लिए चला गया। मैं अपने मायके में रुक गई। अब माँ पापा मुझे अपने पास देखकर बहुत खुश थे। हम लोगों ने उस दिन खूब बातें की। इसी बीच पापा ने कहा कि बेटा, मेरे दोस्त की एक लड़की है, वह उसके लिए एक अच्छे परिवार का लड़का ढूंढ रहा है। अब तो विकास को भी कुछ ही दिनों में नौकरी मिल जाएगी, तो अगर तुम अपनी सासू माँ से उसके लिए बात करके देखो तो। मैंने पापा से कहा कि ठीक है, मैं जब शाम को घर जाऊंगी तब इस बारे में उन लोगों से बात करूंगी। शाम को आकाश आ गए मुझे लेने के लिए और थोड़ी देर रुकने के बाद हम दोनों लोग वापस चले गए। घर पहुंचकर हमने खाना खाया और फिर जब हम रूम में गए तो मैंने आकाश के सामने जो पापा ने विकास के रिश्ते के लिए बोला था वह बात बता दी। आकाश बोले कि विकास को कुछ ही दिनों में नौकरी मिल जाएगी और अब उम्र तो हो ही रही है,
उसकी शादी की, इसलिए मैं कल माँ से बात करूँगा। अगर उन्हें ठीक लगा तो हम पापा से इस रिश्ते की बात करने के लिए कह देंगे। दूसरे दिन नाश्ता करते टाइम आकाश ने रिश्ते वाली बात माँ के आगे रखी तो माँ ने भी बोल दिया कि अगर अनीता के पापा के पहचान वाले हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। जान पहचान वाला रिश्ता मिल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। फिर हमने विकास के सामने यह बात रखी तो वह थोड़ा सा झिझक गया और बोला कि लेकिन अभी पहले मुझे नौकरी तो मिल जाने दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि वह तो तुम्हें मिल ही जाएगी और हो सकता है नए जीवन साथी के जीवन में आते ही तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की शुरू हो जाए। इसके बाद आकाश ऑफिस चले गए और हम लोग अपने कामों में लग गए। कुछ दिन के बाद पापा का कॉल आता है कि तुम्हारी सासू माँ ने क्या कहा। तो मैंने पिताजी से कह दिया कि आप अपने दोस्त को बोल दीजिए कि कल हम लोग उनकी बेटी को देखने आ रहे हैं। फिर हम लोगों ने अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी और दूसरे दिन हम उनके घर पहुंच गए। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। फिर उसके बाद जब हमने लड़की को देखा तो हमारा दिल बहुत खुश हो गया क्योंकि वह लड़की बहुत सुंदर थी। हम सबको तो वह लड़की और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब विकास की इच्छा जानने की बारी थी। फिर हमने विकास को कुछ देर के लिए उस लड़की से बात करने के लिए एक कमरे में अकेला बिठा दिया। जब विकास उस लड़की से बातचीत करके बाहर आया तो मैंने धीरे से उसकी इच्छा पूछी। विकास ने भी कहा कि उसे यह लड़की बहुत पसंद है। फिर हमने पापा के दोस्त से कहा कि आप भी एक दिन आकर हमारा घर देख जाइए और हमारी तरफ से तो यह रिश्ता आप पक्का ही समझिए। अगले ही हफ्ते वह लोग हमारे घर आए और उसके बाद उन्होंने इस रिश्ते को पक्का कर दिया। माँ जी भी बहुत खुश थीं क्योंकि बहुत अच्छे खानदान से उनकी दूसरी बहू भी आने वाली थी। फिर हमने जल्द से जल्द सगाई की तारीख निकाली और घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। विकास की पत्नी का नाम कीर्ति था। विकास और कीर्ति की सगाई बहुत अच्छे से हो गई। सगाई के अगले दिन ही विकास को एक बहुत अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफ़र मिला और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। यह खबर सुनकर हम लोग बहुत खुश थे। माँ जी ने विकास से कहा, देख, नई बहू का पैर तेरे लिए बहुत शुभ है। उसके तेरे जीवन में आते ही खुशियों ने दस्तक दे दी है। लेकिन मुश्किल अब यह थी कि विकास की नौकरी दूसरे शहर में लगी थी और 2 हफ्ते के बाद ही उसे वहां जाकर अपनी नई जॉब को ज्वाइन करना था। तो हम लोग तो बहुत चिंता में पड़ गए। लेकिन फिर आकाश ने कहा कि इसमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। हम 2 हफ्ते के पहले ही विकास और कीर्ति की शादी कर देंगे ताकि विकास अपनी नौकरी आराम से ज्वाइन कर सके और कीर्ति और विकास वहीं पर जाकर सेटल हो जाएं। अब शादी में थोड़े ही दिन थे, इसलिए सब लोगों में तैयारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। हो भी क्यों ना, घर में जब शादी होती है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। घर में मैं इकलौती बहू थी, इस कारण सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ रहा था। इसलिए मैं पूरा दिन काम में बिजी रहती थी। धीरे धीरे शादी का दिन बिल्कुल नज़दीक आ गया। अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। सारे फंक्शंस बहुत अच्छे से हो रहे थे। खैर, अब आज शादी का दिन था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। शाम को हम लोग बारात लेकर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही माँ जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें इतनी दिक्कत हुई। फिलहाल मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जो इन्हें रेगुलर खानी हैं। आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि यह ज़्यादा नमक वाली चीज़ ना खाएं और किसी भी तरह की कोई टेंशन भी ना लें।
एक बार के लिए तो घर में मातम सा छा गया था, क्योंकि अचानक यूं माँ जी की तबीयत खराब देखकर हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर मैंने उन्हें समझाया कि आप किसी काम की कोई टेंशन नहीं लीजिए, हम सब हैं ना, हम सब लोग सब कुछ देख लेंगे। आप तो बस नई बहू के घर आने की खुशियाँ मनाइए। खैर, अब सब लोग चैन की सांस ले चुके थे, क्योंकि हम माँ जी को सही सलामत घर ला चुके थे। माँ जी के साथ मैंने अपनी माँ को वहाँ छोड़ दिया देखभाल के लिए, और फिर मैं वापस मैरिज हॉल पहुँच गई। फिर हम कीर्ति की विदाई करवाकर उसे घर ले आए, और घर में दुल्हन के आने के बाद जो रस्मों रिवाज होती हैं उन सब की तैयारियां मैंने शुरू कर दी। सभी रस्मों रिवाज बहुत अच्छे से हो गए और सभी लोग बहुत खुश थे। सब काम निपटाने के बाद मैंने और आकाश ने मिलकर विकास का कमरा बहुत अच्छे से सजाया। आज विकास और कीर्ति की सुहाग रात थी। जब कीर्ति को मैं कमरे में लेकर गई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपना कमरा पसंद तो आया है ना? उसने मुस्कुराकर मुझे गले से लगा लिया। बोली, दीदी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उससे कहा कि छोटी बहन बड़ी बहन को शुक्रिया नहीं कहती है। फिर अगले दिन सभी मेहमान जा चुके थे। दूसरे दिन भी हम लोग जल्दी उठ गए थे, क्योंकि कीर्ति की पग फेरे की रस्म के लिए उसके घर वाले उसे लेने के लिए आ रहे थे, इसलिए हमें इसकी भी तैयारी शुरू करनी थी। कुछ ही देर के बाद कीर्ति के घर वाले उसे लेने आ गए। हमने सब लोगों को नाश्ता करवाया। फिर कीर्ति अपने घर वालों के साथ पग फेरे की रस्म के लिए चली गई। अब शाम को हमें वापस उसे लेने जाना था। जब शाम हुई तो हम कीर्ति को वापस लेकर अपने घर चले आए। कुछ दिन यूं ही निकलते रहे और फिर कीर्ति और विकास के दूसरे शहर जाने का भी दिन आ गया। माँ जी तो रात से ही बहुत रो रही थीं, लेकिन हम लोगों ने उन्हें खूब समझाया कि नौकरी के लिए अक्सर हमें अपने घर से दूर रहना ही पड़ता है और यही जीवन है। अगर आगे बढ़ना है तो घर छोड़ना ही पड़ता है। माँ जी बोली, घर तो बिल्कुल सूना ही हो जाएगा। तो विकास ने कहा कि माँ तुम फिक्र मत करो, भाई और भाभी तो हैं ही तुम्हारे साथ। फिर विकास और कीर्ति चले गए। कुछ ही दिनों के बाद एक नई खुशखबरी ने हमारे घर में दस्तक दी। वह यह थी कि मैं माँ बनने वाली थी। जब मैंने यह खबर आकाश को सुनाई तो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर हमने यह खबर विकास और कीर्ति को भी बताई। वह दोनों भी खुशी से झूम उठे। मैंने कीर्ति को चिढ़ाते हुए कहा, देवरानी जी अब आपकी बारी है। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी संतान अब दुनिया में आने वाली है और जैसे तैसे हम लोगों ने इस 9 महीने के सफ़र को पूरा किया और आज मुझे लेबर पेन शुरू हो चुका था तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। विकास और कीर्ति भी आ चुके थे। विकास ने अपनी भतीजी होने की खुशी में सभी को मिठाइयाँ बांटी। आज माँ जी भी अपने घुटनों का दर्द भूल चुकी थी और दौड़ दौड़ कर सबको मिठाई दे रही थी। फिर कुछ ही दिनों में मेरी बेटी का नामकरण किया गया और हमने उसका नाम वंशिका रखा। धीरे धीरे दिन निकलते गए और मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी और आज हम उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी बच्ची का जन्मदिन था। हमने पड़ोस के सभी बच्चे बुलाए थे। फिर केक काटा गया और हम सभी ने बर्थडे पार्टी को एंजॉय किया। अगले दिन जब आकाश ऑफिस से घर लौटे तो बोले कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या उदास। उनकी बात सुनकर मैं और माँ जी हैरत में पड़ गए। हमने कहा, आखिर ऐसी कौन सी खबर है? तो आकाश ने बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया है। यह खबर सुनकर तो मैं और माँ जी बहुत खुश हो गए। तो हमने कहा कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है?
यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आकाश ने कहा कि हाँ, है तो खुशखबरी, लेकिन प्रमोशन हो गया है, तो अब मेरी कंपनी मुझे 2 साल के लिए दुबई भेज रही है, ताकि मैं कंपनी की तरफ से वहाँ पर जाकर लीड कर सकूँ। आकाश की यह बात सुनकर मेरा चेहरा उतर गया और माजी तो तुरंत ही रोने लगी। आकाश माजी के पास बैठ गया और फिर उन्हें प्यार से समझाते हुए बोला, माँ, मैं भी आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर मैं अपने करियर को ध्यान में रखता हूँ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन हो जाएगा, जो आगे भी मेरे बहुत काम आएगा, और साथ ही साथ मेरी सैलरी यहाँ से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आजकल महंगाई का ज़माना है। आज मेरी एक बेटी है, कल को मेरा एक और बच्चा होगा, और मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से करना चाहता हूँ। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। आकाश की यह बात सुनकर माजी ने तुरंत ही अपने आंसू पोंछ लिए और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत कर। मैं और अनीता दोनों ही मिलकर इस घर को अच्छे से संभाल लेंगे और वंशिका का भी ख्याल रखेंगे। मुझे भी मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन आकाश की बात भी अपनी जगह ठीक थी। इसीलिए मैंने खुद को मजबूत दिखाते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली। भावनाओं के चलते हम अपने बच्चों का भविष्य तो दांव पर नहीं लगा सकते। अगले हफ्ते ही आकाश के दुबई जाने की मैंने सारी तैयारी कर दी और वह दुबई चले गए। उनके जाने के बाद अब घर में सिर्फ मैं, मेरी सासू माँ और वंशिका ही रह गए थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। मैं अपने घर के काम निपटा कर कई घंटे खाली रहती। वंशिका दिन में भी कई घंटे सो लेती थी और वह रात में भी काफ़ी गहरी नींद सो जाया करती थी। लेकिन घर के काम निपटाने के बाद मुझे बहुत बोरियत महसूस होती और आकाश की रह रहकर याद आती। अब तो मेरा सजने संवरने का भी दिल नहीं करता। धीरे धीरे आकाश को दुबई गए हुए 6 महीने हो गए। एक दिन जब मैं और माजी बैठकर चाय पी रहे थे तो माजी ने कहा कि अनीता, तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही मुरझाया हुआ सा लगने लगा है। तुम घर के काम निपटाने के बाद फ्री हो जाती हो और तुम्हारा दिमाग फिर टेंशन से भर जाता है। इंसान का बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक सुझाव मानो तो तुम शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाती थी, तो क्यों ना तुम फिर से स्कूल ज्वाइन कर लो। तुम स्कूल जाओगी तो तुम्हारा मन वहाँ लगा रहेगा और तुम बिजी भी रहोगी। मुझे माजी की बात बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं स्कूल में पढ़ाने लगी तो फिर वंशिका और आपका ध्यान कौन रखेगा। तो माजी ने कहा कि हम एक केयर टेकर को रख लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे उनका यह सुझाव पसंद आया, इसलिए मैंने एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने देख परख के एक नौकरानी को रख लिया। कुछ दिन तो सही निकले, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लगीं। रात को मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती कि मुझे जरा भी खबर ना होती कि क्या हो रहा है। सुबह उठकर देखती तो मेरे कपड़े भी सही नहीं होते और बाल भी बिखरे हुए होते। कई बार तो बिस्तर भी उथल पुथल होता, लेकिन मैंने पहले इसे गंभीरता में नहीं लिया, क्योंकि अक्सर नींद में हम खुद कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जिससे यह सब हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे यह महसूस हुआ कि मैं जब भी सुबह उठती तो हर रोज़ यही हाल होता, और कभी कभी तो मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द भी महसूस होता। अब मुझे यह मेरा वहम नहीं लग रहा था, बल्कि समझ आ चुका था कि कोई तो ऐसी बात है जिससे मैं अनजान हूँ। लेकिन अब मैं अगर शक करूं भी तो किस पर, क्योंकि घर में कोई मर्द नहीं था। मेरी सास तो ज़्यादातर बिस्तर पर रहती और नौकरानी तो बेचारी खुद एक औरत थी, और जो हरकतें मेरे साथ हो रही थीं वह एक औरत की नहीं थी।
पहले मैंने सोचा कि मैं इस बारे में माँ जी को बताऊं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं वह टेंशन ना ले लें जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सिर्फ यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर मेरे साथ यह सब हो क्या रहा है। फिर मैंने बैठकर बहुत सोच विचार किया और तब मेरे दिमाग में यह बात आई कि रोज़ रात मैं अपनी नौकरानी से कॉफ़ी बनवाकर पीती हूँ। अगर कभी मेरा मन नहीं भी होता तब भी वह ज़बरदस्ती मुझे कॉफ़ी पिला देती थी। मुझे अब अपनी नौकरानी पर शक होने लगा, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि वह तो एक औरत है और वह ऐसा कैसे कर सकती है। वह भला मुझसे क्या चाहती होगी। इस सब का पता लगाने के लिए मैंने एक दिन पिकनिक का प्लान बनाया, जिसमें मैं, मेरी सास वंशिका और नौकरानी को बाहर लेकर गई और अपने बुआ के बेटे को घर की दूसरी चाबी पहले से ही देकर गई और बोला कि जब हम लोग चले जाएंगे तब तुम पीछे से आकर हमारे घर में जाकर छुप जाना। मैंने सोचा अगर कोई बड़ी बात हुई तो घर में किसी आदमी का होना ज़रूरी है। फिर रात का खाना खाकर सभी लोग सोने चले गए। मेरी नौकरानी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आई। मैंने वह कॉफ़ी जल्दी से गमले में डालकर कप खाली कर दिया और गहरी नींद आने का नाटक करके सो गई। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने आंखें बंद कर रखी थी। फिर कोई मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो आप हिल जाएंगे। उसने मेरे कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की तो मैं एकदम से खुद को छुड़वाकर अपने ऊपर चादर लपेट ली और कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसके बाद जो मैंने देखा तो मेरी रूह कांप गई। सामने एक आदमी के साथ मेरी नौकरानी खड़ी हुई थी। जैसे ही वह आदमी मेरी तरफ बढ़ा, मेरा भाई आ गया और उन लोगों को पकड़ लिया। मैंने खींचकर उन दोनों के तमाचा जड़ दिया। नौकरानी मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली कि मेम साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। जब मैंने आपको अकेले देखा और पता चला कि इस घर में कोई मर्द नहीं है तो मैंने इस आदमी से पैसे लिए कि मैं उसे हर रोज़ आपके साथ सुलाती रहूँगी और इसीलिए मैं आपको कॉफ़ी में नींद की दवाई दे दिया करती थी ताकि जब यह आदमी आपके साथ गलत करे तो आपको पता ना चले। इतना सुनने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन दोनों दरिंदों को गिरफ्तार करवाया। मैं तो बस यही सोचकर मरी जा रही थी कि आज के समय में लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आज एक औरत दूसरी औरत के साथ भी महफूज नहीं है। औरत के जिस्म के भूखे दरिंदे हर जगह हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। न जाने वह दिन कौन सा होगा जब एक औरत खुद को बिना डर के सुरक्षित महसूस करेगी। इसीलिए हम महिलाओं को ही खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई हम पर बुरी नज़र ना डाल सके। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।